स्टूडेंट माई डॉक्टर अर्चना सिंह। आज मैं गर्भ विज्ञानी के बारे में डिस्कस करूंगी। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें मैं कवर करूंगी। फर्स्ट, गर्भ की परिभाषा। गर्भ की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये श्लोक अच्छे से बाई हर्ट होना चाहिए। आचार्य चरक के अनुसार शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवती। मतलब शुक्र शोणित और जीव, जीव मीन्स यहाँ आत्मा के संयोग से, संयोग जब कुक्षी मीन्स गर्भाशय में होता है तो उसको गर्भ संज्ञा दिया है। आचार्य चरक ने बोला है मातृतः पितृतः आत्मतः सात्मतो रसतः सत्वतः इत्येभ्यो भावेभ्य सम्मुदितेभ्यो गर्भ संभवती। कि गर्भ किससे उत्पन्न होता है? माता से, पिता से, आत्मा से, सात्म से, रस से, सत्व से, इन सभी के समुदाय से गर्भ की उत्पत्ति होती है। आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इत्युच्यते। कि गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति विकार से सम्मूर्छित शुक्र तथा शोणित को गर्भ कहा जाता है। यहाँ प्रकृति अष्ट प्रकृति है और विकार षोडश विकार। नेक्स्ट, गर्भावक्रांति। पुरुषस्य अनुपहत रेतस। पुरुषों का शुद्ध अनुपहत में शुद्ध शुक्र, स्त्रियाश्च अप्रदुष्ट योनि शोणित गर्भाशय। स्त्रियों के शुद्ध योनि वाली शुद्ध योनि शोणित और गर्भाशय वाली स्त्री यदा भवती संसर्ग ऋतुकाले, जब ऋतुकाल में संसर्ग संभोग करती है, तो इस प्रकार यदा चन्योस तथा युक्ते संसर्गे शुक्र शोणिते संसर्गम अंतर गर्भाशय गतम। इस प्रकार से शुक्र शोणित का गर्भाशय के अंदर संयोग होता है, तब जीव अवक्रामति सत्व संप्रयोग आता था। सत्व मीन्स मन के साथ जीव या आत्मा का प्रयोग, आत्मा का अवतरण होता है या आत्मा प्रविष्ट होती है, इससे गर्भ की उत्पत्ति होती है। इसके आगे इन्होंने आचार्य चरक ने बोला कि वहीं गर्भ गर्भड़ी द्वारा 7 रसों के प्रयोग से एवं अन्य गर्भड़ी परिचर्या में वर्णित उपचारों से उपचरित होता हुआ स्वस्थ होकर बढ़ता है तथा प्रसव काल होने पर सर्वेंद्रिय युक्त पूर्व शरीर अंगों को प्राप्त कर बलवड़ सत्व संघनन से युक्त होकर मातृजादि भावों से युक्त मन के नित्य संबंध से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, इसमें गर्भावक्रांति में ये देख सकते हैं जितना पूरा गैमेटोजेनेसिस, ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, देन मार्बुला फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, देन ट्रोफोब्लास्ट, डेसिडुआ कोरियन, कोरियानिक विला एक्सेट्रा, एंड फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। नेक्स्ट, गर्भ के 5 भौतिक अंगावयव। तो आचार्य चरक के मतानुसार आकाशीय अंगावयव आकाशात्मकम शब्दः श्रोत्रम लाघवम सौक्ष्मम विवेकस्य। तो इसमें शब्द, श्रोत्रम, लघुता, सूक्ष्म, विवेक, ये आकाशीय अंगावयव है। एंड वायवीय अंगावयव इस वायात्मकम स्पर्श, स्पर्श नेन्द्रिय, रुक्षता, प्रेरणा, धातु व्यूहन तथा शरीर की चेष्टाएं, ये सब वायवीय अंगावयव है। आग्नेय अंगावयव आग्नेयात्मकम रूपम, रूप, दर्शन, प्रकाश, पक्ति मीन्स पाचन क्रिया, और ऊष्मा शरीर की उष्णता, ये सब आग्नेय अंगावयव है। जलीय अभात्मकम रसो, रस है, रसनम रसनेन्द्रिय, शैत्य शीतलता, मृदुता, स्नेहन तथा क्लेद, ये सब जलीय अंगावयव है। पार्थिव अंगावयव पृथ्व्यात्मकम गंधो, गंध, घ्राण, घ्राणेन्द्रिय, गौरव, स्थिरता, और मूर्ति मीन्स कठिनता, ये सब पार्थिव अंगावयव है। ये आचार्य चरक का मत है। ये सेम आचार्य चरक के मत से टेबल फॉर्म में, और आचार्य काश्यप ने भी आचार्य चरक को ही फॉलो किया है। उन्होंने थोड़ा से कुछ पॉइंट्स आचार्य चरक से अतिरिक्त बताए हैं, जैसे मुख, कंठ, प्राण, अपान, पित्त, शरीर वृद्धि, द्रव श्लेष्मा, मृद, रक्त, मांसुक एक्सेट्रा, ये थोड़े से अलग बताए हैं। अब नेक्स्ट, गर्भ की वृद्धि में पंचमहाभूतों का कार्य। तम चेतनावस्थितम वायुर्विभजति, तेज एन पचति, आपः क्लेदयन्ति, पृथ्वी संघनन्ति, आकाशम विवर्धयति। कि वह
चेतना, इस चेतनावस्थित गर्भ में वायु विभाजन का काम करती है, तेज पाचन का काम करती है, आप मन से जल क्लेदन का कार्य करती है, पृथ्वी संघनन का कार्य करती है और आकाश विवर्धन का कार्य करती है। इसके लिए आचार्य दल्हड़ ने बताया है कि जो चेतना है वो गर्भ को प्रसव काल तक स्थिर रखती है, उसको कुथित नहीं होने देती। वायु जो है दोष धातु मल अंग प्रत्यंग का विभाजन करती है, तेज पाचन करके रूप से रूपांतर गर्भ को मनुष्य आदि का रूप देती है, जल क्लेदन का कार्य करती है, इस क्लेदन मीन्स वायु और अग्नि से उत्पन्न जो शोषण है उसकी आर्द्रता करती है। पृथ्वी संघनन का मीन्स जो जल से क्लीन्न गर्भ है उसको काठिन्य या मूर्ति रूप देती है। अब गर्भकर भाव कि कौन कौन से भाव किस षड्भाव से बने हैं, तो मातृज भाव, तो ये आचार्य सुश्रुत के मत से मातृज भाव जितने भी मृदु अंग हैं वो सब मातृज भाव हैं। तो ये है मातृज के लिए मांस शोणित मेद मज्जा हृदय नाभि यकृत प्लीहा आंत्र गुदा, ये सब जो है मृदु भाव वो मातृज है। पितृज भाव जितने भी स्थिर भाव हैं, जैसे गर्भ के केस, समश्रु, लोम, अस्थि, नख, दंत, शिरा, स्नायु, धमनी, ये सब जो है स्थिर अंग, ये पितृज भाव है। आत्मज में इंद्रियाणी, ज्ञानम विज्ञानम, इंद्रियों का ज्ञान विज्ञान, एंड आयु, सुख दुख, ये सब जितने आत्मज भाव हैं। सात्मज भाव वीर्यम आरोग्यम, तो वीर्यम आरोग्यम, वीर्य आरोग्य, बल वर्ण मेधा, ये सब है सात्मज भाव। रसज भाव शरीर उपचय, शरीर का उपचय, बल वर्ण, स्थितिर हानि, स्थिति मीन्स स्वास्थ्य, हानि मीन्स अस्वास्थ्य, ये सब जो हैं रसज भाव हैं। नेक्स्ट सत्वज भाव में सात्विक राजसिक तामसिक तीन हैं। तो जो सात्विक भाव है उसमें शौचम आस्तिक्यम, शौच आस्तिकता, धर्म में रुचि और बुद्धि, मति मीन्स बुद्धि, ये सब सात्विक भाव हैं। राजसिक भाव भय, राजसिक भाव है आपका बहुभाषित्वम, मान, क्रुद्ध, दंभ, मात्सर्य, ये सब हैं आपके राजसिक भाव। और तामसिक भाव आपके तमस, भय, अज्ञान, निद्रा, आलस्य, विषाद, ये सब है तामसिक भाव। तो ये जो जितने गर्भकर भाव थे उसका टेबल रूप में दिया है याद करने के लिए। नेक्स्ट है मासानुमासिक गर्भ वृद्धि। तो जो मंथ वाइज फीटल डेवलपमेंट होता है उसके लिए ये भी आप लोगों को श्लोक अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए दोनों आचार्यों का। यहाँ पर मैंने चरक सुश्रुत का वर्णन किया है, अगर आप चाहें तो वाग्भट का या अन्य आचार्यों का भी देख सकते हैं। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार तत्र प्रथमे मासी कललम जायते, तो प्रथम मास में आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि कलल जायते, कलल रूप में होता है। द्वितीय शीत उष्म अनिलैर अभिप्रपच्यमाना नाम, द्वितीय मास में शीत उष्मा और अनिल मीन्स वायु, शीत उष्मा और वायु से पच्यमान महाभूतों का संघात घन हो जाता है। महाभूता नाम संघातु घन संजायते, इसमें बोले यदि पिंड पुमान, अगर ये घन पिंड रूप में है तो पुरुष, स्त्री चेत पेशी, अगर पेशी रूप में है तो स्त्री, नपुंसकम चेद अर्बुदमिति, और अर्बुद रूप में है तो ये नपुंसक उत्पन्न होता है। तृतीय हस्तपाद शीर्षाम पंचपिंडिका, तृतीय मास में हाथ, दो पैर और एक सिर मिला के पंचपिंडिका रूप में बनाता है। निवर्तते अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्मो भवति, और तृतीय मास में जो भी अंग प्रत्यंग विभाग है वो सूक्ष्म रूप में होते हैं। चतुर्थे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तो भवति, चतुर्थ मास में जो भी सर्व अंग प्रत्यंग है वो प्रव्यक्त और व्यक्त हो जाता है। और गर्भ हृदय प्रव्यक्ति भावात चेतना धातुर अभिव्यक्तो भवति, और चतुर्थ मास में ही गर्भ के हृदय के व्यक्त हो जाने से चेतना धातु अभिव्यक्त हो जाती है। ठीक है। पंचमे मन प्रतिबुद्धरतम, पाँचवें मंथ में मन प्रतिबुद्धर हो जाता है। षष्ठे बुद्धि, छठवें मास में बुद्धि हो जाती। सप्तमे सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्ततर, मतलब बहुत अच्छी तरह से व्यक्त हो जाता है सातवें मास में। अष्टमे अस्थिर भवत्योज, आठवें मास में जो ओज होता है अस्थिर हो जाता है, अस्थिर होता है। इससे तत्र जातश्चेत न जीवेत निरोजस्त्वात् नैऋत्य भागत्वाच्च, तो इसके लिए बोला है कि
अष्टमांश में ओज अस्थिर होने से इस समय उत्पन्न बालक ओज के अनुपस्थित एवं नैऋत्य भाग होने के कारण जीवित नहीं रहता। इसके आगे बोला है कि इसके लिए नैऋत्य भाग के लिए बोला है कि तत्र बलि मांस ओदनम अस्में दापेत, मतलब उसके लिए क्या है, मांस और ओदन की बलि देना चाहिए। एंड नेक्स्ट, आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य चरक के मतानुसार सर्वगुणवान गर्भत्वमापन्न प्रथमे मासी सम्मूर्छित सर्वधातु कलुषीकृत। तो आचार्य चरक ने बोला है कि प्रथम मास में वह सर्वगुणवान, वह सभी गुणों से युक्त गर्भत्वमापन्न प्रथम मासी समुचित, सभी धातुओं से युक्त कलुषित होकर खैटभूत या श्लेष्म सदृश होके भव्यक्त विग्रह सद असत भूत अंग अवयव, सद असत अंग अवयव वाला अव्यक्त शरीर। इसमें क्या है, प्रथम मास में बोला कि अव्यक्त शरीर वाला बनता है। तो द्वितीय मासी घना संबद्धते पिंड पेशी अर्बुदम व, द्वितीय मास में घन रूप में होके पिंड पेशी या अर्बुद रूप में बन जाता है। अगर पिंड रूप में है तो पुरुष, पेशी रूप में है तो स्त्री और अर्बुद रूप में है तो नपुंसक बनता है। तृतीय मासी सर्वेंद्रियाणी सर्व अंग अवयव योग पद्येन, मतलब तृतीय मास में सभी इंद्रिय सभी अंग अवयव एक साथ उत्पन्न होते हैं। चतुर्थे मासी स्थिरत्वम, चतुर्थ मास में गर्भ में स्थिरता आती है। पंचमे मासी गर्भ से मांस शोणित उपचय, पांचवें में मांस शोणित का उपचय भवत्य अधिकम अन्यभ्यो मासेभ्य, अन्य मासों की अपेक्षा अधिक होता है मांस शोणित का उपचय पांचवें मास में। षष्ठे मासी गर्भ से बलवड़ उपचयो भवत्य अधिकम अन्यभ्यो मासेभ्य, षष्ठे मास में अन्य मासों की अपेक्षा बल वर्ण का उपचय अधिक होता है। सप्तमे मासी गर्भ सर्वैर भावेर आप्यायते, सातवें मास में गर्भ सभी भावों से युक्त हो जाता है। और आठवें ओजसो अनवस्थित्वात्, आठवें मास में ओज अनवस्थित हो जाता है। तो गर्भ की असंपूर्णता के कारण रसवही धमनियों के द्वारा ओज बार बार माता से गर्भ में एवं गर्भ से माता को आदान प्रदान होता रहता है। अतः गर्भिणी बार बार प्रसन्न एवं म्लान होती है। जब उसमें ओज जाएगा तो प्रसन्न, जब ओज गर्भ में जाएगा तो गर्भिणी म्लान हो जाती है। तो ओज की अस्थिरता के कारण यदि इस मास में गर्भ का जन्म हो जाए तो गर्भ का जीवन शंकामय हो जाता है। तो ये मासानुमासी गर्भवृद्धि को मैंने ये टेबल फॉर्म में भी बनाया है, और ये हारित के मतानुसार है कि फर्स्ट डे में कलल बनता है, 10वें दिन में शोणित बुद्धाकार, 15वें दिन में घन, 20वें में मांस पिंड के आकार का। इस तरह से उन्होंने पूरा वर्णन किया है। और ये यहाँ पे हमारा गर्भ विज्ञानी का कुछ पार्ट कंप्लीट होता है। अभी इसमें कुछ और भी पार्ट है, जैसे गर्भ का पोषण, गर्भ वर्णोत्पत्ति, गर्भ लिंगोत्पत्ति, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। और इस स्लाइड में थोड़ा प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसको कृपया इग्नोर करें। और मैंने जितने भी रेफरेंस आयुर्वेदिक संहिता, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय एवं काश्यप संहिता से रेफरेंस लिया है। एंड प्लीज़ like, share and subscribe for upcoming videos. Thank you.